बता दें, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, ये तीनों क्लियर हैं? यस सर, क्लियर है। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड का, ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है। हम आज देखेंगे एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? तो देखते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं थायराइड ग्लैंड में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। देख लीजिए भाई, एक सेल्स है फॉलिकुलर सेल, ये हो गया। दूसरा है पैराफोलिकुलर सेल, ये हो गया। फॉलिकुलर सेल से हमने अभी तक जो दो लेक्चर में पढ़ा, थायरक्सिन और मतलब T3 और T4 हार्मोन रिलीज होते हैं, जबकि पैराफोलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये हम पढ़ चुके थे अब तक के क्लास में। देखते हैं, उसी से आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, पहला फॉलिकुलर सेल्स, दूसरा पैराफोलिकुलर सेल्स। सबसे पहले सेल्स की बात कर रहे हैं, फॉलिकुलर सेल्स। दीज सेल्स रिलीज T3 एंड T4। T4 को किस नाम से जानते हो? थायरक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हो। ठीक, चलिए। T3 मतलब ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 मतलब टेट्राआइडोथायरोनिन। भाई T3 और T4 का टारगेट सेल तो एक ही है, इसलिए इन दोनों को एक साथ थायराइड हार्मोन बोलते हो। देखो, थायरक्सिन T4 को बोलते हैं और थायराइड हार्मोन बोलने पर इन दोनों को बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, T3 and T4 are collectively called as thyroid hormone। क्यों बोलना पर? बिकॉज देयर टारगेट ऑर्गन आर सेम, क्योंकि दोनों का टारगेट ऑर्गन सेम है, टारगेट सेल सेम है। T3 जहां काम करता है, T4 भी वहीं पर ही काम करता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम? थायराइड हार्मोन। ये हो गया। हमने ये पढ़ा था कि जब T3 और T4 बनता है, डायग्राम देख लेते हैं। ये जब T3 T4 बनता है, कहां पे? कॉलॉइड में। उसको टारगेट जगह तक पहुंचाना है, इसके लिए क्या बनेगा? ये फॉलिकुलर सेल था, देखो फॉलिकुलर सेल के कोलोइडल पार की ओर, मतलब एपिकल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन एपिकल मेम्ब्रेन था, में छोटी छोटी कैविटी बनेंगी, उनको बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन लेकुनी, जिससे ये T3 T4 हार्मोन इसके अंदर इन्वेजिनेट हो जाएंगे, अंदर चली जाएंगी, और यहां से एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर ला करके इधर बाहर एक्सोसाइटोसिस द्वारा इस यहां से बाहर निकालते हैं और टारगेट सेल तक भेजते हैं। इसका मतलब ये जो स्टोर किया गया था T3 T4 को, जरूरत के समय रीअब्जॉर्ब करके उसको क्या कर रहे हैं? टारगेट जगह तक भेज रहे हैं। देख लेते हैं भाई। देखिए, T3 एंड T4 आर स्टोर्ड इन द थायराइड ग्लैंड, ये जमा रहते हैं वहां पर, बन करके तैयार रहते हैं। एंड इन द केस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, जब भी उसकी जरूरत पड़ती है, दे आर रिलीज इनटू द ब्लड बाय फॉर्मेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन लेकुनी। कहां बनता है रीअब्जॉर्प्शन लेकुनी बोलने पर? फॉलिकुलर सेल के कोलोइडल मेम्ब्रेन या एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ बनता है। ठीक, डायग्राम में देख लेना, बना चुके सब। आगे बात करूं आप, आया ना? सुन पा रहे हो कि नहीं?
तो जवाब देने के लिए तैयार रहना आप लोग, है ना, तुरंत तुरंत। चलिए ठीक। तो जब भी थायरॉक्सिन हार्मोन, T3 T4 हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन लेकोनी में रीअब्जॉर्ब होती है, प्रोसेस क्या था, एंडोसाइटोसिस। उस कोशिकाओं की एंडोसाइटोसिस में दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं। इसमें ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। T4 को हमने क्या किया, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मैसेज कर दूं। हाँ या ना बोले, जल्दी बोले। आप लोग सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। क्लियर नहीं है क्या आवाज? नहीं सर, बीच बीच में नहीं आ रहा है। बताओ। अभी आ रहा है कि नहीं बताओ। आ रहा है सर। अब तक जो पढ़ाया था वो तो क्लियर सुनाई दिया था ना? जी सर। यस सर। ठीक, ठीक है, ओके ठीक है। एक्चुअल में भी क्या मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे ना, तो चलिए देखते हैं। मैं बोल रहा कि थायरॉक्सिन हार्मोन, T3 T4 हार्मोन रिलीज तो हो गया। रिलीज होने के बाद टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है वो। अब टारगेट ऑर्गन पे पहुंचने के बाद कैसे पहुंचा बोलने पर, वो अपने ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्टर के द्वारा और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर के द्वारा और सेलुलर ट्रांसपोर्टर के द्वारा अपने टारगेट सेल के न्यूक्लियर रिसेप्टर तक पहुंच गया। वहां जाके काम करेगा। तो काम क्या क्या करेगा, फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं अब। मतलब T3 T4 का फंक्शन क्या है अब। तो अगला हमारा हेडिंग जो है देखिए, फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। ये पढ़ना है हमको, फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। तो T3 और T4 को बनने के लिए एंडोक्राइन फंक्शन में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए तो मैं क्या क्या बनाया हूं, देखिए ध्यान से। ये सबसे ऊपर में हाइपोथैलेमस है, डायग्राम में देखना। तो इसके लिए पहला दूसरा लेक्चर देखिएगा आप। सबसे ऊपर में क्या है, हाइपोथैलेमस, ब्रेन में होता है ना ये। उसके नीचे यस पिट्यूटरी सर। ग्लैंड है, ये वाला है। हम ऐसे साइड से, तो हमारे फ्रंट साइड की ओर है, तो ये और ये पीछे की ओर है, तो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हो गया। और ये है थायराइड ग्लैंड भाई। ये क्या है, थायराइड
ग्लैंड। और चलिए यहां पर बना लेते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स, ध्यान से देखिएगा आप। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हाइपोथैलेमस में जो सेल्स हैं वो निकालते हैं TRH हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। देखना, ये हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, ये सब ब्लड के माध्यम से आता है भाई, पढ़ना इसको, है ना। यहां लिख दे रहा हूं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ये चले जाते हैं कहां पे? एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, और वहां पर थायरोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से थायरोट्रॉफ सेल से, या जो थायरोट्रॉफ सेल होता है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इस थायरोट्रॉफ सेल से क्या निकलता है? थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब ब्लड में ही रिलीज हो रहे हैं भाई, याद रखना ना। ये ब्लड वेसल्स में से होते हुए आया था एंट्री पिट्यूटरी में, और यहां से ब्लड वेसल से निकल गया था, पहुंच गया था कहां पे भाई? थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड में जाकर के थायराइड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल में बाइंड हुआ, और फोलिकुलर सेल को स्टिमुलेट कर दिया, क्या बनाने के लिए? थायरक्सिन बनाने के लिए। अब थायराइड ग्लैंड में जैसे आया, तब जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ, तब क्या निकलेगा यहां से, बता दें मुझे कोई? ब्लड में क्या आएगा? T3 और T4। कुछ समझ में आया? थायराइड हार्मोन्स। तो जब भी हमको थायराइड हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, हाइपोथैलेमस से TRH निकलता है। ये TRH ब्लड वेसल से होते हुए चला जाता है एंट्री पिट्यूटरी में, एंट्री पिट्यूटरी के थायरोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करता है। ये थायरोट्रॉप सेल थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि ब्लड के माध्यम से चले जाता है थायराइड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल के पास। अब फोलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करके वहां से क्या रिलीज किया जाता है? T3 और T4। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सीधा सा मतलब हुआ, कि यदि TRH रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, एंट्री पिट्यूटरी में आएगा, तो एंट्री पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा? थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज होगा। और एंटेरियर पिट्यूटरी से थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन चला जाता है थायराइड ग्लैंड के पास, तो वहां से क्या रिलीज होगा बोलने पर? T3 T4 रिलीज होगा। तो देखो, कुछ कहानी समझ में आया यहां पर कैसी स्थिति है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक। लेकिन यदि ब्लड में T3 T4 का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बात को समझें, यदि ब्लड में धीरे धीरे T3 T4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, देखो भाई, किसका स्पीकर ऑन है, बंद करें। स्पीकर ऑन है, बंद करें। ठीक, थैंक यू। आगे देखिए, यदि ब्लड में नॉर्मल T3 T4 का जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, उससे यदि धीरे धीरे T3 T4 का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाता है, तब एक नेगेटिव इनहिबिटरी लूप चलता है। मतलब इनहिबिटरी लूप चलता है, आप यहां से रोकने वाला प्रोसेस चलता है। तो देखिए कैसे होगा ये बढ़ा हुआ T3 T4 क्या करेगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, और हाइपोथैलेमस को क्या रिलीज होने से रोक देगा? बताएं जल्दी। हाइपोथैलेमस के पास गया, क्या TRH के रिलीज को रोक दिया। अब यदि TRH नहीं आएगा तो TSH नहीं आएगा, TSH नहीं आएगा तो और T3 T4 नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो बढ़ा हुआ लेवल था धीरे धीरे यूज होकर के धीरे धीरे कम होते जाएगा, फिर लेवल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये T3 T4 बहुत कम हो जाएगा, ब्लड में T3
T4 बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तब यहां से फिर एक लूप चलेगा और वो पॉजिटिव लूप चलेगा, मतलब भैया निकालिए, अब हमारे पास नहीं है, तो फिर TRH काम करना शुरू करेगा। TRH आएगा एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, फिर वहां से TSH निकलेगा, फिर TSH आएगा थायराइड ग्लैंड के पास, वहां से फिर T3 और T4 निकलेगा। तो फिर धीरे 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 जो कम हुआ था धीरे 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 बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से मैकेनिज्म चलते रहता है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, रुकिए बस 1 मिनट। नेगेटिव फीडबैक लूप, समझ में आया ना? रोकने वाला प्रोसेस चल रहा है, जब बढ़ जाता है तब, और यदि कम हो जाता है ब्लड में तो बोलता है कि भैया स्टिमुलेट करो, अब उधर से TRH निकालो ताकि TSH निकलेगा, फिर क्या बनेगा T3 और T4। तो ये एक जनरल सा एंडोक्राइन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? मैं यहां पर कुछ कुछ का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। TRH का क्या है बता दें? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बिल्कुल रिलीजिंग हार्मोन। TSH क्या बता दें? थायरॉयड स्टिमुलेट हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, बाकी T3 और T4 तो हम कल ही लिखे थे। ठीक, ये फुल फॉर्म हो गया इसका, ये हो गया। नेगेटिव फीडबैक मतलब लूप मतलब क्या हो गया भैया? रिलीज मत करो, हमारे पास ज्यादा है, अभी सफिशियंट भरा है, अभी और जरूरत नहीं था, आप थोड़ा कुछ देर के लिए बंद हो जाइए। ये जो मैकेनिज्म चलता है वो नेगेटिव फीडबैक लूप कहलाता है। क्लियर है? इतना समझ में आया तो यस करके भेजें। जल्दी भेजें यस करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो T3 T4 रिलीज हुआ है, अब टारगेट सेल में जाएगा और काम करेगा। तो काम जो करेगा उसको मैं बोलूंगा फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। तो जब टारगेट सेल में जाएगा तो क्या क्या काम करेगा? सबसे पहले बताइए T3 T4 का रिसेप्टर कहां पे होता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर होता है। ठीक, मैं यहां एक लाइन लिख दे रहा हूं। भाई ये हार्मोन कौन से नेचर के बता पाएंगे कोई? T3 T4? थायरक्सिन हार्मोन नेचर क्या है भाई? हाइड्रोफिलिक नेचर। एमाइन नेचर का। एमाइन मतलब अमीनो एसिड से बना हुआ नेचर। अमीनो एसिड से बना हुआ है ना, टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से। T3 T4 का प्रिकर्सर क्या है बोलने पर? कौन सा अमीनो एसिड? थायरक्सिन हार्मोन का प्रिकर्सर क्या है? टायरोसिन ना। थायरक्सिन हार्मोन का प्रिकर्सर क्या है? प्रिकर्सर मतलब क्या कि यह हार्मोन किससे बना है, तो इसका प्रिकर्सर क्या हो गया? टायरोसिन अमीनो एसिड। यह हार्मोन कहां बाइंड होता है? बाइंड ऑन कौन सा रिसेप्टर पे? न्यूक्लियर रिसेप्टर ऑन ऑल बॉडी सेल्स। हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के न्यूक्लियस पे इनका रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए, समझ में आ जाएगा इतना जो लिखा हूं ऊपर में? हाँ या ना? यस सर। ठीक,
यहां पर थायरक्सिन हार्मोन का मतलब, देखो थायरक्सिन का मतलब T4 ही होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं थायराइड हार्मोन की, यहाँ थायराइड हार्मोन कर दे रहा हूं मैं, T3 T4 दोनों की बात कर रहा हूं। T3 एंड T4 हार्मोन, जिसको आप क्या बोलते हो, थायराइड हार्मोन। ठीक, थायरक्सिन बोलने पर T4 हो जाता है ना। चलिए, सबसे पहला काम क्या देखिए तो, नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये हमारे बॉडी के हर एक सेल में जाकर के मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हो गया भाई, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, उससे एनर्जी निकालना, फिर टूटे फूटे मटेरियल से कुछ नया चीज बनाना। तो किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना कैटाबोलिज्म, नए मॉलिक्यूल को बनाना एनाबोलिज्म, और दोनों प्रोसेस जहां होता है वो मेटाबोलिज्म। याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, कैटाबोलिज्म, एक मिनट में एक पेज ले लेता हूं। तो है इधर, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। बताइए तो, मैं क्या बोला, दो चीजें होती हैं, कैटाबोलिज्म मतलब क्या, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, प्लस एनाबोलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, दोनों को मिला के एक साथ क्या बोलूंगा, मेटाबॉलिज्म। किसी भी मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का टूटना, नया नया बनना, ये प्रोसेस एक साथ क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। ये ठीक, ये मेटाबॉलिज्म हो गया। भाई जब चीजें टूटती हैं, चीजें बनती हैं, तो वहां पर एनर्जी का रोल रहता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करते हो आप ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में क्या करते हो, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, बता दो मुझे कोई, किसको तोड़ते हो? बताओ तो, ग्लूकोज एग्जाम्पल को बता सर, रहा ग्लूकोज। हूँ। ग्लूकोज को तोड़ते हो, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल तोड़ते हो, कई सारा 9-10 स्टेप चलता है, और फाइनली दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है। पढ़े हो ना, तोड़ दिया ना आपने इसको, यहां कर दे रहा हूं, रुको, पायरुविक एसिड प्लस पायरुविक एसिड, तो मॉलिक्यूल बनाना। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है भाई, 6 कार्बन का होता है, और ये 3 कार्बन का, और ये 3 कार्बन का, बीच में तोड़ दिया ना हमने इसको, तब तो 3-3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल अलग हो गए। तो इसी बीच में एनर्जी रिलीज भी हुई थी एटीपी के रूप में, और जहां पर एनर्जी बनती है, जहां पर एनर्जी बनती है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है। समझ रहे हो कि नहीं, जहां पर बॉन्ड टूटते हैं वहां पर भी टेम्परेचर बढ़ता है। समझे कि नहीं। मुझे ये बताइए,
जब थायरॉक्सिन हार्मोन आएगा हमारे बॉडी में, हर एक सेल में जा करके मेटाबॉलिज्म करेगा, तो बॉन्ड का बनना टूटना चलेगा कि नहीं? मॉलिक्यूल का बनना टूटना चलेगा ना, तब बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होगा। इसलिए अगला कमेंट क्या है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगला काम क्या करता है? पहला तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है कि चाय पचे की दर, कितने चीजों को पाचन करना है, कितने को नहीं करना है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन डिसाइड करेगा हमारे हर एक सेल्स में। दूसरा, थायरॉक्सिन हार्मोन आएगा तो टेम्परेचर बैलेंस होगा, कितना टेम्परेचर बना के रखना है बॉडी में, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक। तीसरा, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, मतलब जो मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड होते हैं, दिमागी तौर पर थोड़े कमजोर होते हैं, उनमें थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कारगर साबित होता है उनको ठीक करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन कमी हो जाए तो वो उसका दिमाग स्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा दूं तो दिमाग ठीक हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ब्रेन का भी तो मैच्योरेशन करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन ब्रेन का भी मैच्योरेशन करता है। तो क्या लिखा हमने कमेंट में? प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, कि जो दिमागी तौर पर थोड़े कमजोर हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे से कराना किसका काम है? थायरॉक्सिन का। एक चीज और देखो कि वे सभी के सभी हार्मोन जो, ध्यान रखना, एनी मॉलिक्यूल, पहले समझो, कोई भी मॉलिक्यूल था यहां पर, इससे प्रोटीन बन रहा है, किसी मॉलिक्यूल से प्रोटीन को क्या कर रहे हैं हम लोग? सिंथेसिस। तो जो भी हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस कराता है वो एनाबॉलिक हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है बोला मैं? एनाबॉलिक हार्मोन। क्या बोला मैं? कि कोई भी हार्मोन जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, वो एनाबॉलिक हार्मोन कहलाता है। लेकिन वे हार्मोन जो प्रोटीन का क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, तोड़ देते हैं प्रोटीन को। ठीक। ब्रेक डाउन, वो कहलाते हैं कैटाबॉलिक हार्मोन। क्या कहलाते हैं वो? मेटाबॉलिक। तो अब मुझे बता दें, मैं बोल रहा हूं थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है भाई? बोल रहा हूं कि वो प्रोटीन बनवाता है। तो देखिए, तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, दस इट इज एन, कौन सा हार्मोन? एनाबॉलिक हार्मोन। क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, इसलिए ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कहलाता है? एक प्रकार का एनाबॉलिक हार्मोन। कभी फ्रॉग में मेटामार्फोसिस पढ़े हो? फ्रॉग में मेटामार्फोसिस, सबसे यस पहले सर। तो क्या पढ़ जाती है? फ्रॉग का टेडपोल लार्वा, जी सर। है ना? ये फ्रॉग का क्या था? टेडपोल लार्वा। ये ऐसे था, उसमें ना तो टेस्टिस ना ही ओवरी था। कुछ समय बाद जब देखोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? देखिए तो इसके पूंछ कट जाते हैं, ये थोड़ा सा एक्सटर्नल गिल था, धीरे धीरे इसके पूंछ क्या हो जाते हैं? कटने लगते हैं, और धीरे धीरे पैर बनने लगता है, और फाइनली देखोगे तो मामला ऐसे हो जाता है। देखो, पहले कैसे दिखता था, अब कैसे दिख रहा है? ये प्रोसेस कहलाता है मेटामार्फोसिस। अब यहां पर एडल्ट बन गया, एडल्ट फ्रॉग। ठीक, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेटामार्फोसिस। तो ये पूंछ का कटना और पैर का बनना, ये काम को कौन अंजाम देता है बोलने पर? थायरॉक्सिन हार्मोन। कुल मिला के ये बोलूं कि रेगुलेट द मेटामार्फोसिस इन एम्फीबियंस,
एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस को कौन कंट्रोल करता है बोलने पर थायरॉक्सिन हार्मोन। समझ में आया कुछ? हाँ या ना? जी सर। मेटामॉर्फोसिस। ठीक, तो यहां भी T3 T4 हार्मोन ही इस काम को करते हैं। तो ये जितना भी 4-5 फंक्शन लिखा हूं सब कौन कर रहे हैं? T3 और T4। इतना यदि समझ में आया तो यस करके भेजें। जल्दी भेजें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग को ध्यान रखना हमेशा। अगला हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। भाई थायराइड ग्लैंड कभी कभी अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाता है, या तो नॉर्मल से कम काम करता है या तो नॉर्मल से ज्यादा काम करता है। तो जब उसका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है तब उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। एबनॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मल से या तो कम काम करना या नॉर्मल से ज्यादा काम करना। समझ में आ रहा है कुछ? यदि मैं बोलूं आपका जो ब्लड शुगर है, मान लीजिए 110, मतलब 80 से 120 मान के चलता हूं, 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना आपका ब्लड शुगर होना चाहिए बोल रहा हूं। ठीक, मैं बोल रहा हूं 80 ना होकर के मान लीजिए आपका 50 है, 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम है, या 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बोलूं, ये नॉर्मल से ज्यादा है। नॉर्मल रेंज तो ये है ना, तो नॉर्मल से ये कम हो गया, ये नॉर्मल से ज्यादा हो गया, और ये दोनों ही कंडीशन क्या हो गया? एबनॉर्मल, डिसऑर्डर कहलाएगा ये। समझ में आया? डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल ना होना, या तो उससे कम होना या तो उससे ज्यादा होना, डिसऑर्डर कहलाता है। क्लियर है? जी यस सर। सर। चलिए, अब यहां पर एक लाइन लिख दे रहा हूं मैं। एबनॉर्मेलिटीज एबनॉर्मेलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का एबनॉर्मल हो जाना दो प्रकार से हो सकता है भाई। सबसे पहला हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड से नॉर्मल जितना थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है उससे कम निकले। T3 T4 का सिक्रेशन कैसा हो? कम हो जाए नॉर्मल से, तो उसमें क्या बोलूंगा? हाइपोथायराइडिज्म। क्या बोलूंगा उस कंडीशन को मैं? हाइपोथायराइडिज्म। ये यहां पर हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। लो, कम, लो होता है ना। और थायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। थायराइड रिलेटेड मतलब क्या हुआ कि थायराइड ग्लैंड कम थायराइड हार्मोन को रिलीज कर रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? हाइपोथायराइडिज्म। secretion of T3 and T4 is low than नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में जितना निकलना चाहिए उससे कम निकल रहा हो तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलूंगा। सेम ऐसे यदि
T3 और T4 हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा रिलीज हो तो क्या बोलूंगा उसको मैं? जल्दी बोले। हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म। ये हो गया। हाइपर का मतलब क्या होता है बता दें? हाई। ज्यादा। थायराइडिज्म मतलब थायराइड रिलेटेड। मतलब क्या हो गया बता दीजिए आप कमेंट में, क्या होना चाहिए? सिक्रीशन ऑफ T3 T4 is high than normal concentration। क्लियर है इतना? आया ना? यस सर। ठीक। चलिए देखिए अब देख लीजिए यहां पर नॉर्मली क्या होता है। हाइपोथैलेमस ऊपर का हाइपोथैलेमस है भाई, ये पूरा हाइपोथैलेमस है। मैं लिख दे रहा हूं हाइपोथैलेमस। ये क्या है? एंटेरियर पिट्यूटरी। और इधर क्या है? थायराइड ग्लैंड। ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। हाइपोथैलेमस से क्या आता है बताइए मुझे? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाता है? एंटेरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रॉप सेल के पास। थायरोट्रॉप सेल से क्या निकलता है बता दीजिए? TSH। थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ आता है बता दीजिए? थायराइड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल के पास। क्या निकलेगा बता दीजिए? T3 और T3। ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक। ये इन नॉर्मल कंडीशन। ये हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? ध्यान से देखिए। हाइपोथैलेमस से TRH आया, चला गया एंटेरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रॉप सेल के पास, वहां से रिलीज कर दिया थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चला गया कहां पे? थायराइड ग्लैंड के पास, वहां से फोलिकुलर सेल से क्या रिलीज करवा दिया? T3 और T4। लेकिन T3 और T4 की मात्रा अभी नॉर्मल से कैसा है बोल रहा हूं? ब्लड में होता है ना ये, ब्लड में इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है अभी? कम। और कारण कुछ भी हो सकता है, हम पढ़ेंगे। ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, ये नॉर्मल है, इससे कम है देखो, तो हाइपोथायराइडिज्म कहलाएगा। हाइपरथायराइडिज्म कैसे होगा? हाइपरथायराइडिज्म देख लीजिए। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ जाएगा? एंटेरियर पिट्यूटरी के पास थायरोट्रॉप सेल, वहां से थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। ये कहाँ चला जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास, वहां पर फोलिकुलर सेल से क्या रिलीज होगा? T3 और T4। लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा होगा। नॉर्मल जो था, नॉर्मल ये था, उसकी तुलना में ये ज्यादा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा? हाइपर थायराइडिज्म। ऊपर बाकी दोनों हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा हम उसके अंदर पढ़ेंगे। जब हाइपोथायराइडिज्म पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे, या जब हाइपर थायराइडिज्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है। इतना यदि समझ में आया तो यस करके भेजें। जल्दी भेज।
चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। रिकॉर्डिंग को ध्यान देते रहना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अब देखते हैं सबसे पहला हाइपोथायराइडिज्म। ये जो देखो तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी, हाइपोथायराइडिज्म की। ये देखो हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्यों हो सकता है? मे बी ड्यू टू, इसके होने के कारण क्या क्या हैं, उसके रीजन क्या हैं। तो 3 रीजन है। सबसे पहले देखते हैं एक करके। 3 रीजन है। सर्जिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखते रहना ध्यान से। याद देखिए, ये सबसे पहला रीजन क्या है, देखते रहना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं भी। बताओ, हाइपोथैलेमस, अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया, इधर हो गया एंटेरियर पिट्यूटरी, और ये हो गया थायराइड ग्लैंड। चलिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं सर्जिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। नॉर्मली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है? टी, जहां से क्या निकलता है? टीएसएच। देखते रहना, क्वेश्चन करूंगा अभी। थायराइड ग्लैंड के पास, वहां से क्या, चला भाई याद रखना ना, बताइए वहां से क्या निकलता है बोलने पर? T3 और T4। ये नॉर्मल था। मुझे एक चीज बता दीजिए, यदि किसी बंदे में, किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी इंसान में गले में कुछ ऑपरेशन हुआ है, जहां पर थायराइड ग्लैंड है, उसके आसपास कुछ ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का कुछ हिस्सा कट गया, मान लीजिए थायराइड ग्लैंड क्या हो गया? डैमेज हो गया ना। अब तो डैमेज हो गया, ये समझे ना, जहां पर ना तो अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रहा है, ना तो नर्व सप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सर्जिकल डिस्ट्रक्शन। क्या बोलूंगा मैं इसको? सर्जिकल डिस्ट्रक्शन। समझ रहे हो ना? किसका? थायराइड ग्लैंड का। ये हो गया। अब मुझे क्या बताइए, ये या तो सर्जिकल डिस्ट्रक्शन हो चुका है यहां पर, मतलब थायराइड ग्लैंड डैमेज हो चुका है, अब काम करने के लायक नहीं है, अब काबिल नहीं है ये कि थायरक्सिन हार्मोन बना पाए, T3 T4 बना पाए। तो ब्लड में T3 T4 की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कैसे मिलेगी आपको? कम रहेगी। बिल्कुल, हमेशा कैसे मिलेगी? कम मिलेगी। अच्छा, हमेशा कम मिलेगी, ध्यान देना, एक लगातार स्टिमुलेशन जा रहा होगा यहां से, लगातार स्टिमुलेशन जा रहा होगा, किसके पास बता दो? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास। क्या करने के लिए? कि भैया हमारे पास T3 T4 बहुत कम है, जल्दी निकालो टीआरएच, ताकि टीआरएच आएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी में जाएगा, वहां से टीएसएच निकलवाएगा, तब वो थायराइड ग्लैंड में आके फिर T3 T4 निकालेगा। इसी सोच के साथ यही से ब्लड से T3 T4 के द्वारा एक कौन सा फीडबैक जा रहा होता है? पॉजिटिव फीडबैक लूप। पॉजिटिव फीडबैक समझ रहे हो ना, कि हाइपोथैलेमस के पास जाता है, बोलता है हाइपोथैलेमस को कि भैया जल्दी जल्दी टीआरएच निकालो। तो बताइए, टीआरएच निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो टीआरएच कम निकल रहा है कि ज्यादा निकल रहा है, बताओ आप? ज्यादा निकल रहा है। ज्यादा निकल रहा है, बिल्कुल, टीआरएच ज्यादा निकल रहा है। अब तो ज्यादा हो रहा है, देखो ये और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है।
क्योंकि इधर से फीडबैक जा रहा है ना, ये देखो। और टीआरएच कहाँ गया, टीएसएच मतलब एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, तो ज्यादा से ज्यादा टीआरएच जाएगा ना भाई, ज्यादा से ज्यादा टीआरएच जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या निकलेगा वहां से, बताइए। TSH। बिल्कुल, टीआरएच TSH। ज्यादा से ज्यादा गया ना, मैं इसको 1 2 कर दे रहा हूं ऐसे, ज्यादा ज्यादा टीआरएच आया तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या निकलेगा, टीएसएच। और ज्यादा से ज्यादा टीएसएच कहां जाएगा, थायराइड ग्लैंड में। लेकिन क्या ज्यादा से ज्यादा T3 T4 निकल पाएगा, नहीं। नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि थायराइड ग्लैंड तो डैमेज हो चुका है। तो यहां से क्या नहीं निकलेगा, T3 T4। रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है, कि कौन ज्यादा आ रहा है बताओ, टीआरएच ज्यादा आ रहा है, TRH ज्यादा आ रहा है और TSH भी ज्यादा ज्यादा आ रहा है। लेकिन T3 T4 क्या है भाई, कम, कम है। कम है ना। और जब ये कम है तो यहां से फिर कौन सा फीडबैक जा रहा होगा, एक पॉजिटिव फीडबैक। भैया निकालो ना, जल्दी निकालो। अब भी मेरे यहाँ T3 T4 कम है तो और टीआरएच निकलेगा, फिर ये सब टीआरएच चले जाएंगे एंटी पिट्यूटरी के पास और टीएसएच निकलवाएंगे। लेकिन ये टीएसएच आके थायराइड ग्लैंड में काम करना था ना, लेकिन कर ही नहीं पाएगा। क्यों, थायराइड ग्लैंड तो डैमेज हो चुका है। तो फिर T3 T4 नहीं आएगा, तो लगातार उस पेशेंट में क्या बढ़ते जाएगा, TRH और TSH। ठीक है। अभी अभी बंद हुआ है ना, अब भी हुआ है सर, मैं देखी हूँ, अब भी छुआ है। ठीक है, उसको ध्यान देते रहना। हाँ चलिए बताइए, तो इस पेशेंट में कौन से हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, टीआरएच भी बढ़ रहा है और टीएसएच भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहे क्या दोनों, लेकिन किसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ये। T3 और T4 का। तो ये क्यों हुआ ऐसे बोलने पर, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का क्या हो चुका है, डिस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला जो हमारे पास रीजन था कि थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रक्शन। ये सबसे पहला रीजन था हमारा, ठीक। इसमें T3 T4 कम बनता है तभी हाइपोथायराइडिज्म बोला ना हमने, लेकिन बाकी दोनों हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, इसको याद रखना, ठीक है। सर्जिकल डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डैमेज, याद रखना भाई इसको, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ टीआरएच एंड टीएसएच। भाई बहुत सीधी सी बात कर रहा है कि मैं बोला था आपको टीआरएच आता है हाइपोथैलेमस से, चला जाता है एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, एंटेरियर पिट्यूटरी से टीएसएच निकलता है, टीएसएच चला जाता है कहां पे, थायराइड ग्लैंड के पास। यहां से क्या निकलता है भाई, बता दीजिए यहां से क्या निकलता है, थायरक्सिन हार्मोन T3 T4, थायराइड हार्मोन ना। ये हो गया। मैं बोला किसी कारणवश यदि हाइपोथैलेमस की सिक्रेशन कम है, हाइपोथैलेमस में
जो सेल्स हैं जो ये निकाल रही हैं टीआरएच, वो सेल्स मान लीजिए कुछ हो गई, डैमेज हो गई, जिसकी वजह से टीआरएच निकल नहीं पा रहा है। टीआरएच का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बता दीजिए। कम हो जाएगी। बिल्कुल कम हो जाएगा। ये अगर ये कम निकल रही हैं तो कम पहुंचेंगी ना एंट्री पिट्यूटरी में। जब कम पहुंचेंगी तो यहां से भी कम निकलेगा टीएसएच, और ये टीएसएच जब कम आ रहा है तो थायराइड ग्लैंड में कम पहुंचेगा। जब थायराइड ग्लैंड में कम पहुंचेगा तो कम T3 और T4 बनेगा ना, कम T3 T4 बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लगातार एक सिग्नल फिर जाता रहेगा कहां पे, हाइपोथैलेमस के पास ना। ये हाइपोथैलेमस से निकलता है ना टीआरएच, तो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। कौन सा फीडबैक होगा बताओ, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव फीडबैक लूप। और बोलेगा भैया निकालो जल्दी, बहुत कम है ब्लड में T3 और T4, लेकिन जिस भैया को बोल रहा है वहां तो सेल्स डैमेज है। क्या टीआरएच ज्यादा निकल पाएगा? क्या टीआरएच ज्यादा निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि यहां के सेल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, डैमेज है हाइपोथैलेमस में। जब टीआरएच कम आया फिर टीएसएच फिर कम आएगा, टीएसएच कम आएगा तो फिर थायराइड ग्लैंड में कम जाएगा, तो कम जाएगा तो वहां से T3 T4 फिर कम निकलेगा, तो फिर पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। तो लगातार एक पॉजिटिव सिग्नल जाता रहेगा, लेकिन किसी भी हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ही क्या है, जो शुरू हार्मोन है वही कम आ रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो टीआरएच और टीएसएच का सिक्रेशन कैसे हुआ, हाइपो की हाइपर? हाइपो। बताएं भाई, है ना? हाइपर। हाँ बिल्कुल, एक मिनट थोड़ा सा। ये हो गया ठीक। अब बताइए, अब बोलो टीआरएच और टीएसएच का सिक्रेशन कैसा, बताओ, हाइपो की हाइपर? जल्दी बोलो। हाइपो। हाइपो सिक्रेशन ऑफ टीआरएच एंड टीएसएच। टीएसएच। बताओ इसमें तीनों हार्मोन का कंडीशन कैसे होगा, बताइए तो। टीआरएच कम आएगा, जिसकी वजह से टीएसएच भी कम होगा, और टीएसएच कम होगा तो T3 और T4 भी तो कम आएगा। तो कुल मिला के T3 T4 यहां भी तो कम हुआ ना, यहां भी कम हुआ और यहां भी कम था। T3 T4 का कम होना ही तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है ना, ब्लड में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्लियर है? यस सर। ये ब्लड था, ठीक। चलिए अगला, तीसरा देखिए ध्यान से, ये दो हो गया हमारा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ टीआरएच एंड टीएसएच। अगला तीसरा, पुअर आयोडीन सप्लाई। पुअर आयोडीन सप्लाई, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहां पर देखते हैं, बहुत सिंपल सा डायग्राम देखते हैं कि यदि मुझे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना है, थायराइड हार्मोन बनाना है, T3 T4 बनाना है, ये बनाना है, तो मुझे टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ साथ आयोडीन भी तो चाहिए। यदि मैं बाहर से आयोडीन सप्लाई बंद कर दिया, यदि मैं बाहर से आयोडीन लिया ही नहीं,
तो क्या मेरे थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल के पास, कोलॉइड के पास आयोडीन पहुंचेगा? जल्दी बोलो, पहुंचेगा क्या? नहीं। नहीं पहुंचेगा। तो क्या T3T4 बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। याद रखना इसको। मैं फिर यहां पर आऊंगा अभी डायग्राम में। अभी मैं जाता हूं हमारे आज के पेज पर, मैं फिर वापस आऊंगा यहां पर ना, याद रखना। चलिए यहां पर देखते हैं। मैं बोला यहां पर आयोडीन का सप्लाई नहीं हो रहा है भैया, आयोडीन नहीं आ रहा है। आयोडीन को सप्लाई होना था, आयोडीन का सप्लाई यहां पर बंद है। बाकी सब में आयोडीन आ रहा था, लेकिन यहां पर आयोडीन बंद है। ठीक, तो मुझे एक चीज बता दीजिए, इस ब्लड वेसल में T3T4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? जल्दी बोलेंगे। लो रहेगा सर। बिल्कुल लो रहेगा, बहुत कम रहेगा, क्योंकि आयोडीन और टायरोसिन मिलकर के T3T4 बनाते थे। अब आयोडीन तो है नहीं, तो T3T4 बनेगा नहीं। इसका मतलब T3T4 का कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा आपको। और जब भी T3T4 का कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा तो सीधा क्या जाएगा बताइए, कौन सा फीडबैक जाएगा? जल्दी बोलें। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव जाएगा गधे लोग? जब पॉजिटिव। नहीं है तो मंगाएगा ना, भैया मुझे चाहिए अभी, पॉजिटिव जाएगा। अभी हमको चाहिए T3T4 रिलीज करवाओ, कुछ ऊपर से जो बन पड़े करिए, ऊपर से बोल रहा है। पॉजिटिव है ना? तुम ऑफलाइन क्लास में नहीं हो वरना बहुत मार खाते। ये दो मैं दो बना चुका हूं, क्या बनाया हूं वो? तो बताइए पॉजिटिव कौन सा फिल्टर। फीडबैक जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। फीडबैक लूप। देखो ये जाएगा, तो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? बताएं TRH। जल्दी। बिल्कुल TRH निकलेगा। देखते रहे ना। ये TRH कहां जाएगा बता दें? एंटेरोपिट्यूटरी पिट्यूटरी। थायरोट्रॉफ सेल, एंटेरोपिट्यूटरी के थायरोट्रॉफ सेल के पास जाएगा। वहां से क्या निकलेगा बता दें? TSH यस सर। सर। TSH। थायरोटोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां जाएगा बता दें? बता दें कहां जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास, फॉलिकल के थायराइड पास, ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल के पास, फॉलिकल सेल के पास। फॉलिकुलर सेल था ना, और फॉलिकुलर सेल को बोलेगा कि भैया फॉलिकुलर सेल, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप T3T4 बनाएं। तो फॉलिकुलर सेल दो काम करता था, फॉलिकुलर सेल दो काम करता था। एक तो प्रोटीन सिंथेसिस करता था जिससे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनता था, ये देखो, जिसमें टायरोसिन अमीनो एसिड होता था। ठीक। दूसरा, आयोडीन को ब्लड से ट्रैपिंग करके कोलॉइड में लेके आता था। ये दो काम तो था किसका? फॉलिकुलर सेल का। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। तो फॉलिकुलर सेल को कौन हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा है कि भैया T3T4 बनाओ? बताओ कौन कर रहा है ये? TSH। TSH हार्मोन। TSH। अब डायग्राम में याद देख लो, कहीं पर लिखा हूं TSH, देखो तो यहां पर लिखा है ना? यस सर। यस सर। लिखा था ना उसको, ऐसे ही नहीं लिख दिया था उसको। मैं बोला था मैं इसको बताऊंगा, फिर बोला था। तो चलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर देखिए। मैं बोला आपको कि TSH हार्मोन आता है थायराइड ग्लैंड के पास,
थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल के पास और बोलता है कि हे भैया, मैं तो आ चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं, आप अपना काम करिए। आप जो दो काम करते थे, पहला काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस में, कौन सा प्रोटीन, थायरोग्लोबिन प्रोटीन। दूसरा काम है आयोडीन को ट्रैप करके अंदर लेके आइए, मतलब आयोडाइड को अंदर लेके आइए। तो बताइए फॉलिकुलर सेल दोनों में से कौन सा काम नहीं कर पाएगा? इस में दोनों में से कौन सा काम नहीं कर पाएगा, बताएं जल्दी। फर्स्ट वाला। जल्दी बोलें, ये तीसरा स्थिति था ना, तीसरा ना, तो इसमें थायरोग्लोबुलिन बनाना नहीं कर पाएगा या आयोडीन को ट्रैपिंग नहीं कर पाएगा, बताएं जल्दी। आयोडीन को ट्रैप नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, आयोडीन को, आपने तो आयोडीन खाया ही नहीं, बाहर से मिला ही नहीं आपको आयोडीन। आयोडीन तो बाहर से ही जाता था ना, आपके भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा। वाटर सोल्यूबल होता है ना, पानी में भी रहता है ये। या नमक में खाए थे ना, मैं बोला था अमृत नमक, छत्तीसगढ़ सरकार देती है कि नहीं आपको आयोडीन युक्त अमृत नमक। वो जो आयोडीन ये भोजन के द्वारा या पानी के द्वारा आपके शरीर में गया था, जबकि आपने वॉइस नहीं आ रही बंद है। कर दिया या बहुत, क्या नहीं आ रही है भाई? कट कट के आ रहा है। अभी आ रहा है, रुक गया था सर, फिर अभी आ रहा है। कितना टाइम से रुका हुआ था? सर अभी जस्ट हुआ। मौसम थोड़ा ठीक नहीं है ना, तो नेटवर्क बहुत कमजोर है। अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है सर। अच्छा ठीक, चलिए हम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अब जब टीएसएच आया है फॉलिकुलर सेल के पास, देखिएगा जो टीएसएच आया है फॉलिकुलर सेल के पास, ये तो फॉलिकुलर सेल को दो काम करना था। एक तो आयोडाइड को ट्रैप करना था ब्लड से कोलेट के अंदर, दूसरा थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनाना था, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनाना था। ठीक, तो ये फॉलिकुलर सेल कौन सा काम नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपने आयोडीन खाना बंद कर दिया, आयोडीन को लेना बाहर से बंद कर दिया, तो आपका शरीर आयोडीन थोड़ी बनाता है, वो तो बाहर से लेते हैं। आयोडीन नहीं आ रहा है, आपके ब्लड में आयोडीन है ही नहीं, तो फॉलिकुलर सेल कौन सा काम नहीं कर पाएगा बताओ? आयोडीन ट्रैपिंग का काम नहीं हो पाएगा। आयोडीन ट्रैपिंग तो नहीं होगा, लेकिन क्या थायरोग्लोबुलिन बनाना बंद कर देगा? नहीं सर, वो बनेगा। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन तो बनेगा ना, तो ये तो बनता रहेगा लगातार, थायरोग्लोबुलिन बन रहा है। क्या T3 T4 बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। बन पाएगा। तो बताइए कॉलॉइड में सिर्फ क्या मिलेगा आपको? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? देखिए देखिए, क्योंकि T3 T4 जैसे कम हुआ ना ब्लड में, लगातार पॉजिटिव फीडबैक गया हाइपोथैलेमस के पास, जहां से टीआरएच आया, टीआरएच चला गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, थायरोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से टीएसएच रिलीज हुआ। टीएसएच चला गया कहां पे? थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल के पास। फॉलिकुलर सेल को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, बोला मैं कि भैया आप अपना दो काम करिए, कि आयोडीन को ट्रैप करिए और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनाइए। तो आयोडीन को तो ट्रैप नहीं कर पाया क्योंकि आयोडीन तो था ही नहीं, लेकिन लगातार क्या बनाते गया वो?
थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक, लेकिन क्या T3 T4 बन पाया? नहीं बन पाया। नो सर। नहीं बन पाया सर। ब्लड में फिर T3 T4 की कमी है कि नहीं, बताओ? फिर कमी है, तो फिर इधर से यस फीडबैक सर। जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस से TRH आएगा, फिर चला जाएगा कहां पे? एंटेरियर पिट्यूटरी के पास TSH निकालने के लिए। TSH फिर निकल के कहां पे आएगा? थायराइड ग्लैंड में। फिर वहां पर क्या होगा बताइए? फिर आयोडाइड को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या बन जाएगा? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये कंडीशन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, मुझे ये बताएं, ये कंडीशन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट जी बताने जा रहा हूं मैं अभी, कि लगातार इधर से पॉजिटिव फीडबैक जाता रहेगा, लगातार ये आता रहेगा, यहां से ये आता रहेगा, लेकिन यहां पर T3 T4 नहीं बनेगा, लेकिन लगातार थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनता रहेगा, जिसकी वजह से थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कहां भरते जाएगा बताओ तो? कहां भरते जाएगा? थायराइड ग्लैंड में। कहां कोलॉइड स्टोर में। होते जाएगा? बिल्कुल कोलॉइड में ना। लगातार कोलॉइड में भरते जाएगा, तो नेचुरली क्या होगा? जो फॉलिकल का साइज था, जो एक फॉलिकल का साइज था, नॉर्मली एक फॉलिकल का साइज था जिसमें थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन नॉर्मली बनता था और आयोडीन से मिलकर के T3 T4 बना के निकल जाते थे। अब कोई निकल नहीं रहा है यहां से, लगातार थायरोग्लोबुलिन बन रहा है और भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, क्योंकि आयोडीन तो आ ही नहीं रहा है। आयोडीन आता, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन मिलता, T3 T4 बनाते, बाहर निकल जाता, खाली भी होते रहता। यहाँ तो खाली होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार लगातार थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनते जा रहा है, क्योंकि लगातार पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है ब्लड से हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस से TRH लगातार आ रहा है एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, एंटेरियर पिट्यूटरी से TSH लगातार आ रहा है थायराइड ग्लैंड के पास, जहां पर लगातार फोलिकुलर सेल को स्टिमुलेट किया जा रहा है, और फोलिकुलर सेल आयोडीन को तो ट्रैपिंग नहीं कर पा रहा है, लेकिन थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन लगातार बना रहा है, और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन लगातार भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, खाली नहीं हो पा रहा है, खाली होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, जिसकी वजह से इस फॉलिकल का साइज नॉर्मल फॉलिकल के साइज से लगभग 10 से 20 गुना बड़ा हो जाता है। 10 से 20 गुना बड़ा मतलब समझते हो ना कितना बड़ा हो जाएगा ये? समझे कि नहीं? ये तो एक फॉलिकल की बात हो गई, मेरी बात समझे, ये तो एक फॉलिकल की बात हो गई। क्या थायराइड ग्लैंड में एक फॉलिकल होता है? नो सर। वो तो कई फॉलिकल हैं, और बहुत हर सारे फॉलिकल होते हैं। में, हर फॉलिकल में यही घटना चलेगी। तो हर फॉलिकल का साइज अपनी नॉर्मल साइज से लगभग लगभग 10 से 20 गुना साइज बड़ा हो जाता है एक एक फॉलिकल। तो बताइए, पूरा जो थायराइड ग्लैंड का जो इतना बड़ा साइज था, ये छोटा थायराइड ग्लैंड था, ये जब बढ़ते जाके इसके फॉलिकल की साइज बढ़ती जाएगी, तो प्रत्येक फॉलिकल जब बढ़ जाएंगे तो थायराइड ग्लैंड का साइज 10 से 20 गुना बड़ा हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझे? जब यही घटना समझ लगातार, गए सर। यस सर। तो फॉलिकल का साइज जो नॉर्मल था वो 10 से 20 गुना बड़ा हो जाएगा, तो हर एक फॉलिकल बढ़ेंगे ऐसे, तो पूरा थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाएगा कि नहीं? जब थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाएगा, उसी को बोलते हो आप क्या? गोइटर। गोइटर बोलते हो ना, हिंदी में क्या बोलते हो? घेंगा। घेंघा रोग। घेंघा रोग। समझ में आए ना? ये दिख पा रहा है आपको? देखो ये थायराइड ग्लैंड कितना बड़ा हो गया, देखो तो, दिख रहा है इतना बड़ा? क्या आपका थायराइड ग्लैंड इतना बड़ा है? नहीं है ना? नो सर। ये हमारे नॉर्मल थायराइड ग्लैंड से 10 से 20 गुना बड़ा हो गया भाई। और इसमें इसको जब हाथ से आप टच करोगे तो आपको कैसे महसूस होगा? बहुत ही नरम मुलायम। समझ रहे हो ना? मैं एक सामान्य शब्द में बोलूं, लुदगुद बोलते हो ना, लुदगुद मतलब एकदम नरम। क्या भरा उसके अंदर? एक लिक्विड भरा है, लिक्विड का नाम क्या है? कोलॉइड। जिस कोलॉइड में क्या है? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। वो आयोडीन नहीं मिला तो यहां रह गया वो। समझ में आया?
यस सर। ठीक, तो चलिए थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ तो बताइए सर यहाँ तो पर, T3 और 1 मिनट रुको पहले। यहाँ पर बताइए TRH, TSH और T3 T4 का क्या कंडीशन है, बताइए। TRH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताइए, ज्यादा कि कम? ज्यादा। बिल्कुल, ये तो ज्यादा होगा ना, ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि लगातार इधर से पॉजिटिव जा रहा है ना, लगातार पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है ना, तो लगातार TRH निकल रहा है, तो लगातार TRH निकल रहा है, तो देखो ये ऐसे हो गया। लगातार एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा तो क्या निकालेगा, TSH, ये हो गया। लेकिन T3 T4 हमेशा कम मिलेगा, क्योंकि जब TSH थायराइड ग्लैंड के पास आएगा तो वहां पर देखेगा तो वहां तो आयोडीन है ही नहीं, तो केवल थायराइड ग्लोबुलिन बनेगा, T3 T4 नहीं बनेगा। तो रिजल्ट में क्या हुआ भाई, ऊपर में क्या लिखूं, TRH का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, ज्यादा, TSH का क्या होगा, ज्यादा, T3 T4 क्या होगा बता दें, कम। ठीक, और ये कंडीशन क्या कहलाएगी भाई बता दें कोई, क्यों ऐसे हुआ, किसकी कमी से ऐसे हुआ, पुअर आयोडीन सप्लाई, आयोडीन सप्लाई बहुत ही कम हुआ तब ऐसे हुआ। पुअर आयोडीन सप्लाई, ठीक। एक मिनट रुको, यहाँ कुछ मिटाने वाला को मिटा देते हैं ना। ठीक, एक मिनट मैं इसको सेम टाइप का कर दे रहा हूँ, रुकिए। ठीक है, चलिए भाई बताए, पहले में भी क्या ज्यादा था, TSH भी ज्यादा था, ये डैमेज था तो निकल नहीं रहा था। ठीक है, कहानी समझ में आया, ये तीनों कंडीशन समझ में आया कि नहीं, 1 2 और 3। तीसरा, यस सर। तीसरा कंडीशन आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है, इसलिए उसको एंडेमिक गोइटर बोलते हैं। एंडेमिक मतलब समझते हो क्या होता है, एंडेमिक मतलब होता है एरिया स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या होता है, एरिया स्पेसिफिक गोइटर। एंडेमिक का मतलब होता है एरिया स्पेसिफिक। तो ये एरिया स्पेसिफिक गोइटर क्यों है, क्यों है देखिए, ध्यान से सुनना, मैं एक पेज ले रहा हूं, रुकिए। चलिए देखिए भाई, ये एक हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है, ठीक, और ये एक समुद्री एरिया है, ये समुद्री एरिया है, ये वाला, ठीक। इमेजिन कर पा रहे हैं, पहाड़ी एरिया, समुद्री एरिया। देखो, मुझे एक चीज बता दें, जब बरसात होंगी, पानी गिरेगी, तो जब पहाड़ी पे पानी गिरेगी तो पहाड़ी की मिट्टियां समुद्र तरफ आएंगी कि समुद्र की मिट्टियां पहाड़ी तरफ चढ़ेंगी, बताओ तो।
बताओ जल्दी। पहाड़ से समुद्र में आएंगी, जाएगी। और उसी मिट्टी में आयोडीन भी तो होगी ना, आयोडीन भी होगी, ये आयोडीन। तो जब बरसात का पानी पहाड़ी से नीचे आएगा, पानी के साथ साथ कौन आ जाएगा, बता दो, कौन मिल जाएगा समुद्र में, बताओ। आयोडीन। आयोडीन। ये तो कहां का आयोडीन मूव होकर के कहां पे आ गया, पहाड़ी एरिया का आयोडीन पानी के साथ डिजोल्व होकर के, क्योंकि आयोडीन क्या है, वाटर सोल्यूबल था ना, आयोडीन कैसा था, वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाला था, पानी में घुल करके बरसात के पानी के साथ साथ बहते हुए समुद्र में आ गया। तो बताइए, उस हिली एरिया का, पहाड़ी एरिया का वो ऊपरी परत का आयोडीन पानी में घुल करके तो बाहर आ गया, तो उस पहाड़ी एरिया के उस रीजन पर आयोडीन की कमी, तो यहां पर जो रहने वाले निवासी होंगे, जो भी खेती करते होंगे, उन खेती में पौधों में आयोडीन भी तो कम जाता होगा, और उन्हीं पौधों के फसल को वहां के लोग खाते होंगे, धान चावल गेहूं जो भी खाएं, मक्का वक्का जो भी खाएं। तो जब आयोडीन ही कम था तो प्लांट में कम गया, प्लांट में कम गया तो प्लांट को खाने वाले एनिमल में कम गया, तो एनिमल में कम गया तो गोइटर डिजीज होगा कि नहीं, एनिमल में आयोडीन की कमी होगी तो गोइटर होगा ना, अभी जो बताया था गोइटर डिजीज होगा। लेकिन मुझे बताइए, क्या यस सर। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को क्या गोइटर डिजीज होगा, समुद्र किनारे जो रहते हैं उसी पानी से वो अपना प्यास बुझाते हैं, उसी पानी से खेती करते हैं, उसी पानी से खाना बनाते हैं, तो वहां के लोगों को आयोडीन की कमी होगा क्या, नहीं। नहीं होगा। तो बताइए, क्या समुद्री किनारे लोगों को कभी गोइटर होगा, नहीं होगा। तो गोइटर डिजीज किसको होगा, पहाड़ी एरिया में निवास करने वाले पहाड़ी लोगों। एरिया में निवास करने वाले लोगों को। तो एक निश्चित एरिया हुआ नहीं, पहाड़ एक निश्चित एरिया हो गया, तो उन लोगों को ज्यादातर गोइटर डिजीज देखने को मिलेगा। क्या बोलते हो, घेंगा रोग बोलते हो ना, ये घेंगा रोग उन लोगों को ज्यादातर मिलेगा जहां जो लोग पहाड़ियों पे रहते हैं, समुद्री किनारे वालों को ज्यादातर ये देखने को मिलेगा नहीं। कभी कभार हो सकता है जिसको नहीं हो पाए वो हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में किसको होगा, पहाड़ में रहने वालों को, हिली एरियाज पे रहने वालों को। ठीक, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो आयोडीन युक्त नमक बंटवाया था, वो योजना पहाड़ी एरिया वालों के लिए किया गया था। समझ में आया ना, पहाड़ी एरिया में जो भूतल से ऊपर रहते हैं, समुद्र से ऊपर रहते हैं, पहाड़ों पर्वतों पर रहते हैं, उन लोगों को बंटवाया गया था, न कि समुद्री किनारे वाले रहने वालों को दिया गया था। समुद्र किनारे रहने वालों को क्या जरूरत है नमक की, वो तो पानी में नमक होता है उनके। समझ में आया कहानी। तो एंडेमिक गोइटर का मतलब निश्चित एरिया में होने वाला गोइटर। क्लियर है, जी सर। यस सर। ठीक। अब देख लीजिए, ये नॉर्मल थायराइड था भाई, और ये देखो, इस थायराइड ग्लैंड में जो फोलिकल का साइज था, ये एक फोलिकल बना रहा हूं भाई, ध्यान देना, एक फोलिकल बना रहा हूं मैं, ये फोलिकल, ये एक फोलिकल है।
तो ये वही फॉलिकल है जो यहाँ पर बढ़ चुका है। बताइए, नॉर्मल फॉलिकल में आयोडीन होता है और प्लस थायरोग्लोबुलिन होता है, ठीक। ये लेकिन चूंकि आयोडीन का सप्लाई नहीं हो रहा है, तब की स्थिति में क्या होगा, पहले तो इसको लिख देते हैं हम लोग कि हाइपोथैलेमस से टीआरएच आएगा, एंट्री पिट्यूटरी पे जाएगा, वहां से टीएसएच निकाल लेगा, टीएसएच रिलीज होकर कहाँ चला जाएगा, थायराइड ग्लैंड में, फॉलिकल सेल के पास जाएगा, बोलेगा आयोडीन को ट्रैप करो, आयोडीन ट्रैप होगा, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनेगा, मिला के T3 T4 बना लेंगे, ये T3 और T4 बना लेंगे। ये कंडीशन था। लेकिन अब की स्थिति में ये तो नॉर्मल था, अब स्थिति में क्या होगा देखिए कि T3 T4 कम आएगा, क्यों बोलने पर, क्योंकि आयोडीन का ट्रैपिंग यहां तो हो रहा था, यहाँ आयोडीन ट्रैप हो रहा था, यहाँ पर आयोडीन का ट्रैपिंग नहीं हो पाएगा, क्यों बोलने पर आयोडीन है ही नहीं, आयोडीन ट्रैपिंग नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, थायराइड फॉलिकल में क्यों नहीं मिलेगा, आयोडीन नहीं मिलेगा। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है सिर्फ क्या मिलेगा, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसकी वजह से T3 और T4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि अब T3 T4 नहीं बन पाएगा ना, बहुत कम बनेगा, जो थोड़ा बहुत आ रहा है उससे बनेगा कम। अब T3 T4 क्या करेंगे, लगातार एक पॉजिटिव फीडबैक देते रहेंगे, किसको, हाइपोथैलेमस को, पॉजिटिव फीडबैक, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे कर रहा हूं, समझ लेना इसको, है ना, पॉजिटिव फीडबैक, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, TRH, कहां जाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी थायरोट्रॉप सेल से क्या रिलीज करेगा, TSH, TSH जब चला जाएगा कहां पे, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल के पास, बोलेगा आयोडीन ट्रैप करो और थायरोग्लोबुलिन बनाओ, तो आयोडीन तो ट्रैप नहीं हो पाएगा क्योंकि आयोडीन तो था ही नहीं, लेकिन फॉलिकुलर सेल लगातार क्या बनाते जाएगा, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो आयोडीन आएगा, और लगातार क्या बनता जाएगा, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, और अंदर थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा, इस उम्मीद में भरा कि कभी ना कभी तो आयोडीन आएगा, लेकिन आयोडीन कभी नहीं आता क्योंकि था ही नहीं वहां पर। अब धीरे 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 अंदर के फॉलिकल का साइज बड़ा होते जाएगा, क्यों बड़ा हो रहा है भाई, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बाहर निकल ही नहीं रहा है, अंदर बस बनते जा रहा है और इंतजार कर रहा है आयोडीन कब आएगा, आयोडीन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर आयोडीन आता तो वो थायरोक्सिन हार्मोन बना के बाहर निकल जाते, अब यहाँ तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं रहा है, बन रहा है और जमा हो रहा है, तो धीरे 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 फॉलिकल का साइज बड़ा हो जाता है, और फॉलिकल का साइज लगभग लगभग 10 से 20 गुना बड़ा हो जाता है नॉर्मल से। तो जब एक फॉलिकल ऐसे बढ़ेगा तो फॉलिकल की संख्या तो कितने सारे हैं भाई, आप यहां देख लो, ये सब फॉलिकल दिख रहा है, देखो तो, देख पा रहे हो कि नहीं, हाँ या ना बोलो, यस सर, देख जी सर। ये सब फॉलिकल की साइज जब बढ़ेगी तो पूरा थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया, और ये जो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, यही है गोइटर, एंडेमिक गोइटर। तो इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बोलने पर, TRH आता है तो TSH आएगा, TSH आता है T3 T4 आएगा, ये ब्लड में है ना, बना लेना आप लोग ब्लड वेसल, ठीक, TRH आता है तो TSH आता है, TSH आता है तो फिर T3 और T4 बनते हैं, नॉर्मली है, ये हो गया। लेकिन मैं क्या बोला, आयोडीन सप्लाई कम हो गया, पुअर आयोडीन सप्लाई, पुअर आयोडीन सप्लाई, देखो क्या बोलते हो आप, एंडेमिक गोइटर। इसमें क्या बताइए तो, इधर T3 T4 की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रहेगी, तब लगातार कंटिन्यूअस पॉजिटिव फीडबैक लगातार बनता रहेगा, ये फीडबैक लगातार जाएगा, तो लगातार कौन रिलीज होता रहेगा, TRH, लगातार कौन आएगा, TSH,
लेकिन फिर भी T3 T4 नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन था ही नहीं। लेकिन थायरोग्लोबुलिन लगातार बनते जाएगा और बढ़ते जाएगा फॉलिकल में, फॉलिकल का साइज बढ़ते जाएगा, 10 से 20 गुना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बोलने पर, क्या हुआ बोलने पर, TRH लगातार बढ़ते जाएगा, TSH लगातार बढ़ते जाएगा, जबकि T3 और T4 कम का कम ही रहेगा। ये इसको मैं क्या बोलता हूं, एंडेमिक गोइटर। और बाहर से देखने पर बंदे ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर है? जी सर। चलिए मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, आप एंडेमिक गोइटर क्या होता है देख लीजिए। स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का फूल जाना ड्यू टू एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल, क्योंकि फॉलिकुलर सेल को लगातार स्टिमुलेट कर रहे हो ना, किसके द्वारा, TSH के द्वारा। देखो TSH के द्वारा, ये देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस फीडबैक है भाई, याद रखना ये ना, ये सब कंटिन्यूअस पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ भी कंटिन्यूअस, यहाँ भी कैसा कंटिन्यूअस। ये ठीक है, कंटिन्यूअस फीडबैक चल रहा है सब में। तो लगातार TSH स्टिमुलेट करता रहेगा थायराइड ग्लैंड को। क्या लिखे, स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल बाय एक्सेस TSH, लगातार TSH बढ़ते जा रहा है ना, TSH के द्वारा लगातार एक्टिव किया जा रहा है। सो मोर थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड इन कोलोइड, कोलोइड में बहुत सारा थायरोग्लोबुलिन भर गया, एंड सो साइज ऑफ फॉलिकल बिकम इंक्रीज स्लोली, अब धीरे धीरे फॉलिकल का साइज बड़ा होते जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा, 10 to 20 टाइम्स, मतलब नॉर्मल से 10 से 20 गुना बड़ा हो जाएगा। बिकॉज क्यों, नो आयोडीन्स आर अवेलेबल, क्योंकि आयोडीन्स अवेलेबल नहीं थे वहां पर। अगर आयोडीन अवेलेबल होता तो ये थायरोग्लोबुलिन आयोडीन के साथ मिलकर के थायरोक्सिन बना के निकल लेता वहां से। अब तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक, फॉर टायरोसिन मतलब थायरोग्लोबुलिन, फॉर T3 T4 फॉर्मेशन, T3 T4 बनाता, थायरोग्लोबुलिन निकल लेता, लेकिन तो आ ही नहीं रहा है ना आयोडीन। सो क्योंकि T3 T4 नहीं बन रहे तो ब्लड में T3 T4 की लेवल क्या रहेगी हमेशा, सो T3 एंड T4 लेवल ऑलवेज डिक्रीज्ड इन ब्लड एंड नो, क्या लिखे बताओ तो, नो इनहिबिटरी इफेक्ट टू TRH, TRH को रोकने का कोई नाम नहीं ले रहे, TRH एंड TSH। देखो तो इधर, अगर कभी ऐसा होता कि यहाँ पर लेवल बढ़ जाती, लेवल बढ़ जाती, लेवल बढ़ जाती, नीचे वाला बना दे रहा हूं, चलिए। अगर कभी ऐसा होता कि मैं बोला यहाँ पर लेवल बढ़ जाती TRH T3 T4 की, तो ये जाके रोक देता, रोक देता तो और TRH नहीं आता, TSH भी नहीं आता, तो TRH TSH की लेवल कम हो जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, T3 T4 हमेशा कम मिल रहे हैं ब्लड में, जिसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं जा रहा है इधर, ऐसा वाला इफेक्ट नहीं जा रहा है रोकने वाला, बल्कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव इफेक्ट जा रहा है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट जा रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब स्टिमुलेटरी इफेक्ट। So and no inhibitory effect to TRH and TSH. So TRH and TSH level always increased in blood, इसलिए TRH TSH लेवल ब्लड में हमेशा कैसी मिलेगी आपको, ज्यादा ही मिलेगी। देख लो, ये हो गया, समझ में आया कहानी? सर ये महिलाओं में ज्यादा होता है क्या? क्या बोले, महिलाओं में ज्यादा ग्वाइटर रोग? नहीं सुनाई दे रहा है जी मुझे, अच्छे से सर बोले। ये ग्वाइटर का प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा होता है क्या बोले? कौन बोल रहे हो? खुशबू सिन्हा। खुशबू? यस सर। क्या बोल रहे बताओ।
महिलाओं में ज्यादा दिखाई देता है क्या सर ये प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेल में फीमेल में दोनों में होता है, दोनों में बराबर चांसेस है होने की। ये कोई सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज नहीं है ना। सर हाँ, चलिए अब देखते हैं कि 3 कंडीशन से क्या होता है। तीन, अब हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब थायरॉक्सिन कम बनता है, तीनों में कम बन रहा है भाई, देखो है ना। तो यदि किसी के शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हुई, T3 T4 कम बने, T3 T4 कम बने, तो सिम्टम क्या क्या होंगे, बॉडी में क्या चेंजेस दिखाई देंगे, देखते हैं आप। सिम्टम क्या है, सिम्टम आप हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम क्या है। तो सबसे पहला लेथार्जीनेस, लेथार्जीनेस मतलब समझते हो ना, आलसीपन। खुद सोचिए, मैं अभी क्या बोला आपको, कुछ समय पहले बोला था कि जैसे ग्लूकोज से क्या बनाना है, पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोलाइसिस था कि नहीं। इसी बीच में एनर्जी भी तो बनाते हैं एटीपी के रूप में, एटीपी एनर्जी बना, इससे टेम्परेचर बनता है, बोला था मैं आपको, टेम्परेचर बढ़ता है ना, ये बोला था। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म करता है बोला मैं, तो मेटाबॉलिज्म करेगा तो एटीपी बनेगा, एटीपी बनेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगी। मुझे एक चीज बताएं, यदि T3 T4 आएगा तो ये होगा ना, T3 T4 आएगा तब ये मेटाबॉलिज्म कराएगा ना। जी सर। अगर T3 T4 आया ही नहीं तो क्या मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या ग्लूकोज टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, क्या एनर्जी बनेगा, नहीं बनेगा। और एनर्जी नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है, आलसीपन तो आएगा ना, समझे कि नहीं भाई, ग्लूकोज टूटा ही नहीं, ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो एनर्जी कैसे बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा तो क्या होगा, आलसीपन, लेथार्जीनेस। क्लियर है पहला कमेंट सबको। यस सर। ठीक, अगला देखो सिम्टम क्या है भाई, लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम स्कार्फ। स्कार्फ मतलब हमारे सिर से बालों का गिरना शुरू हो जाता है, सर टकला हो जाता है भाई, किससे, यदि किसी के बॉडी में क्या हो गया तो बताओ। हाइपोथायरॉयडिज्म। बिल्कुल, हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो सर से बाल गिरने लगते हैं, ठीक है, ये भी इसका कारण है। अगला, वेट इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ सेमी फ्लूइड बिलो द स्किन। आपके स्किन के जस्ट नीचे ना एक अर्ध तरल पदार्थ सेमी फ्लूइड, एक गाढ़ा लिक्विड जमा होने लगेगा, जिससे आपका वजन, आपका मोटापा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मुझे एक चीज बता दें, ये फ्लूइड क्या है भाई, फ्लूइड में क्या है जो जमा हो रहा है, मान लीजिए ग्लूकोज है तो ग्लूकोज जमा होगा ना, क्योंकि अगर थायरॉक्सिन होता, T3 T4 होते तो ग्लूकोज को तोड़ देते ना। अब T3 T4 नहीं है तो टूट नहीं पा रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है ना उसका। T3 T4 होता तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता ना, टूट जाता। T3 T4 नहीं है बोल रहे हैं ना, हाइपोथायराइडिज्म, T3 T4 कम बन रहे हैं, तो ग्लूकोज आप जो खा रहे हो, आपके आहार नाल से जो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट पे जा रहा है, और स्किन के जस्ट नीचे जाकर के वो क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, जिसको टूटना चाहिए वो जमा हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, तो अर्ध तरल पदार्थ के रूप में, एक फ्लूइड के रूप में, सेमी फ्लूइड के रूप में जमा हो रहा है, तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, आपका वजन बढ़ेगा। तीसरा कमेंट समझ में आया कि नहीं, जी सर। इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, बनना और जमा होना, अर्ध तरल पदार्थ का बनना और जमा होना, कहां पे, स्टोरेज ऑफ सेमी फ्लूइड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे। क्योंकि अगर थायरॉक्सिन होता तो उन सबको तोड़ फोड़ के एनर्जी निकाल देता उससे, अब टूटेगा फूटेगा नहीं तो जमा होगा, जमा होगा तो मोटापा बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा।
समझे? अगला, थायरॉक्सिन होता तो चीजों को तोड़ता, मेटाबॉलिज्म कराता, मेटाबॉलिज्म की स्पीड बढ़ जाती, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, थायरॉक्सिन नहीं है तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। बेसल मेटाबॉलिक रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनको तोड़ने का जो स्पीड है, जो दर है, जो रेट है, वो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे टूटेगा। मुझे एक चीज बता दे बस, ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म है। एक में थायरॉक्सिन नॉर्मल है, एक मिनट ना, चलिए। मैं बोला एक में थायरॉक्सिन नॉर्मल है, जितना आना चाहिए उतना है। इसमें T3 और T4 मतलब थायराइड हार्मोन नॉर्मल है। इसमें T3 और T4 मान लीजिए कम है, तो हाइपोथायराइडिज्म है इसको, और एक तरफ नॉर्मल है। अब बताइए, कोई मॉलिक्यूल था जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं हम लोग, तोड़ रहे हैं और पायरुविक एसिड बना रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल। तो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, एनर्जी। एनर्जी मतलब एटीपी, एटीपी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। और ये काम कौन कर रहा है बोलने पर, T3 और T4 इस काम को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बोला एक में T3 और T4 ही बहुत कम है, बहुत कम है, तो बताइए उसमें ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे टूटेगा, ग्लूकोज के टूटने का दर कैसा होगा, बहुत ही धीरे धीरे। तो पायरुविक एसिड बनेगा बहुत धीरे धीरे, बहुत कम बनेगा। ये जो ब्रेकडाउन था बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो एनर्जी कैसे बनेगी बताओ जल्दी, कम की ज्यादा, कम। कम। एनर्जी मतलब एटीपी, यहां पर एटीपी कम बनेगी, तो मुझे बता दें टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम होगा। कम एनर्जी तो कम टेम्परेचर। तो बताइए वैसा भी व्यक्ति जिसको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म जिसको हुआ है, उस व्यक्ति में उसके बॉडी में तापमान कैसे होगा, कम की ज्यादा, कम। कम होगा ना। उसमें यदि तापमान कम है तो ठंड को सह नहीं पाएगा, वो ठंड मौसम में सह नहीं पाएगा, ठंड को अकड़ जाएगा जल्दी, समझे ना। तो जिसमें थायरॉक्सिन कम आता है उसका मेटाबॉलिक रेट तोड़ने की दर कैसी होती है, कम की ज्यादा, कम होती है। कम होती है। तो देखिए लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें थायराइड हार्मोन कम है उसका मेटाबॉलिक दर, चयापचय की दर कम होती है। अगला, पुअर टॉलरेंस टूवर्ड कोल्ड, ठंड को कम सहन कर पाते हैं ऐसे लोग। क्यों बोलने पर, ड्यू टू लो बीएमआर, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से हीट बहुत कम बन रहा है, टेम्परेचर बहुत कम बन रहा है, हीट बहुत कम जनरेट हो रहा है। अगर हीट बहुत कम बनेगा तो ठंड मौसम में वो अकड़ जाएगा, ठंड को सह नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना। ठंड को कौन सह पाता है भाई, ठंड मौसम में जिसके बॉडी में तापमान ज्यादा बनता है वो अच्छे से सह पाता है, उसको जल्दी ठंड नहीं लगती है। और जिसके बॉडी में तापमान नहीं बन पा रहा है वो ठंड में अकड़ के सिकुड़ के मरता है। इन दोनों में से ठंड में जल्दी पहले कौन मरेगा बताओ मुझे, सर जिसमें मेटाबॉलिक रेट कम है।
हाइपोथायराइडिज्म वाला ना, क्योंकि उसके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट, चयापचय की दर बहुत कम होती है, जिससे एनर्जी कम बनता है, जिससे उसके बॉडी में हीट जनरेशन, तापमान का बनना बहुत कम हो जाता है। और तापमान कम बनेगा तो ठंड लग जाएगी उसको, और तुरंत सिकुड़ के अकड़ के मर जाएगा। तो इसलिए बोला है पुअर टॉलरेंस, बहुत कम सहनशीलता है किसके लिए, टुवर्ड कोल्ड, ठंड के लिए। ठंडी को यह सहन नहीं कर पाता है। समझ में आया इतना? यस सर। यस करके भेजो जल्दी, समझ में आए तो। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। डिजीज क्या क्या होते हैं, देखिए हाइपोथायराइडिज्म से। डिजीज कॉज्ड बाय हाइपोथायराइडिज्म, सबसे पहला डिजीज क्रिटिनिज्म। सबसे पहला डिजीज क्या है, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या होता है भाई, ये बच्चों में होता है, इसको याद रखना। किसमें होता है, इन चिल्ड्रंस। यदि थायरक्सिन की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी बच्चों में हो जाए तो डिजीज क्या कहलाता है, क्रिटिनिज्म। ठीक, उसमें क्या क्या चीजें होती है, बच्चे कैसे होते हैं, लेथार्जिक मतलब आलसी, अभी बोला हूं मैं। स्किन ड्राई होता है, उसका त्वचा ड्राई हो जाता है भाई, सूखा हो जाता है, रफ हो जाता है स्किन। मेंटली रिटॉर्डेड, मेंटली रिटॉर्डेड मतलब दिमागी तौर पर थोड़े से कमजोर हो जाते हैं ये, मानसिकता कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता स्लो हो जाता है। ठीक, मैं बोला था ना थायरक्सिन हार्मोन अगर है तो दिमाग को क्या करता है, डेवलप कराता है, नहीं है तो कमजोर हो जाएगा। मैं बोला थायरक्सिन हार्मोन है तो मेटाबॉलिज्म कराएगा, एनर्जी बनाएगा, तो ताकत बनी रहेगी। ठीक, लेकिन अगर वो नहीं है तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो आलसी हो जाएगा, तो लेथार्जिक हो जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। देखो ये जो तीन कैरेक्टर दिख रहे हो ना आप, ऐसे ही कैरेक्टर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी पे भी दिखता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी। ग्रोथ हार्मोन को शॉर्टकट में जीएच लिखते हैं। ग्रोथ हार्मोन की कमी होने पर सेम इसके जैसे लक्षण मिलते हैं। कैसा होता है बोलने पर, लेथार्जिक होता है, आलसी होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन मेंटली रिटॉर्डेड नहीं होता है वो। बस यही अंतर है। तो सबसे पहले डॉक्टर लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि अगर वो कोई बच्चा आलसी है, उसका स्किन सूखा है, तो वो थायरक्सिन की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर ग्रोथ की कमी की वजह से हो सकता है। तो कहां से वो अपना कंफ्यूजन दूर कर पाए, उन्होंने मानसिक स्थिति को देखा कि यदि मेंटली रिटॉर्डेड है ना तो क्रिटिनिज्म है, अगर मेंटली ठीक ठाक है तो वो ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से ऐसे हुआ है। समझ में आ रहा है? दोनों में समानताएं हैं, एक को छोड़ के। क्या समानता छोड़ के, कि हाइपोथायराइडिज्म होता है, क्रेटिनिज्म होता है, तो दिमाग भी कमजोर हो जाती है, जबकि ग्रोथ हार्मोन में ये चीज नहीं होता है, मेंटली रिटार्डेड जैसी स्थिति नहीं आती है। बाकी दोनों सेम स्थिति। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। ठीक, अगला, अगला डिजीज क्या देखे तो, मिक्सेडमा। मिक्सेडमा कहां पे होता है, इन एडल्ट। ये बच्चों में था, क्रेटिनिज्म बच्चों में था, और ये कहां पे, एडल्ट में है। और ये हाइपोथायराइडिज्म है, याद रखना, थायरक्सिन की कमी की वजह से हो रहा है भाई। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हमारे बॉडी में जहां जहां टिश्यूज हैं, टिश्यूज के बीच में जो गैप होती हैं, टिश्यूज के बीच में जो गैप गैप होती हैं, यहां पर
यहां पर फ्लूइड जमा होने लगते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो कैसा दिखेगा, फ्लफी या पफी अपीयरेंस, फूला हुआ सूझा हुआ दिखाई देगा। भाई आपके शरीर में, आपके स्किन में यदि पानी भर जाए, मैं बोला था ना स्किन के जस्ट नीचे सेमी फ्लूइड जमा हो जाए, अर्ध तरल पदार्थ जमा हो जाए, तो आप कैसे दिखोगे, सूझे हुए फूले हुए दिखोगे कि नहीं। उसको बोलते हैं फ्लफी या पफी। ठीक, फ्लफी या पफी का मतलब होता है सूझा हुआ फूला हुआ दिखाई देता है। समझ में आया। तो दो डिजीज होते हैं, क्रेटिनिज्म और मिक्सिडेमा। क्रेटिनिज्म बच्चों में, मिक्सिडेमा एडल्ट्स में। हमने क्या पढ़ा डिसऑर्डर में, हाइपोथायराइडिज्म। हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हाइपर थायराइडिज्म। इतना यदि समझ में आया तो लास्ट टाइम यस करके भेज दें। ठीक, मैं क्या बोला कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है पास होने से, केवल एक इंसान को छोड़ के, और वो इंसान कौन, यदि आप दुनिया की कोई ताकत, कोई भगवान, कोई ईश्वर आपको पास नहीं करा सकता। ठीक है, आज मुझे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर।